हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम यूनिट फर्स्ट को देख रहे थे अभी तक। इसमें हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पिछले वीडियो में देखा है, ठीक है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पिछले 5 साल के पेपर में आप देखेंगे तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आपके सेशनल एग्जाम कह लीजिए, सेमेस्टर एग्जाम कह लीजिए, इन सारे चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम पढ़ते हैं होम्योस्टैटिस टॉपिक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टैटिस, अगर होम्योस्टैटिस क्या होता है इसे समझना है तो पहले हमें ये समझना होगा कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई बॉडी है, ठीक है। ये हमारा कोई बॉडी है, तो बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट हमारा होता है, बॉडी के अंदर, उसे हम बोलते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट। और बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक। तो बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे कि आपका पीएच हो गया, ठीक है, आपका टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट। तो यदि हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे एक ही स्टेट में रह रहा है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं होम्योस्टैटिस क्या होता है। कह रहा है इट इज़ द मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। होम्यो मीन्स सेम एंड स्टैटिस मीन्स स्टेट। ये 2 वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, होम्यो एंड स्टैटिस। होम्यो मीन्स होता है सेम और स्टैटिस मीन्स होता है स्टेट। मतलब हमारे बॉडी का सेम स्टेट कैसे मेंटेन रहता है ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, ठीक है। ऐसे ही हमारे बॉडी के इंटरनल पीएच वगैरह भी अपना फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो कैसे ये पीएच या टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है, चाहे कोई भी आपका वेदर हो, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, ठीक है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें फीवर आ गया तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बॉडी कैसे फिर उसको नॉर्मलाइज करता है, ठीक है, कैसे उसे 37 डिग्री सेल्सियस पे फिर से लेकर आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडीज to maintain a constant internal environment by maintaining and balancing the pH, temperature and acid base level etc. ठीक है। हमारे ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसे मेंटेन करना ही होम्योस्टैटिस कहलाता है, ठीक है। एबिलिटी टू मेंटेन, ठीक है। हमारे बॉडी का जो क्षमता होता है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का जो क्षमता होता है कि वो कैसे पीएच को, टेम्परेचर को या एसिड बेस लेवल को मेंटेन किया रखा है, इसी को होम्योस्टैटिस कहते हैं, ठीक है। द रेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टैटिस इज गवर्न बाय द फीडबैक सिस्टम ऑफ द बॉडी। अगर हम बोले तो होम्योस्टैटिस को कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो हमारे बॉडी में एक फीडबैक सिस्टम पाया जाता है जो कि होम्योस्टैटिस को मेंटेन किया रहता है, ठीक है। तो फीडबैक सिस्टम क्या होता है? जैसे कि अगर हमें फीवर हो गया तो यही फीडबैक सिस्टम उसे नॉर्मलाइज करेगा। यदि हमारे बॉडी में एसिड बेस लेवल बढ़ गया तो फीडबैक सिस्टम के द्वारा हम उसे एसिड बेस लेवल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फीडबैक सिस्टम से ही हमारे होम्योस्टैटिस को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। फीडबैक सिस्टम जो होता है इसके मेन 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। यही तीनों मिलके हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में इन्हें मेंटेन करता है वो, ठीक है। आइए देखते हैं कि रिसेप्टर का क्या काम होता है, कंट्रोल सेंटर का क्या काम होता है और इफेक्टर का क्या। कह रहा है रिसेप्टर अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। A body structure that detect the change in internal environment of body. रिसेप्टर क्या होता है? तो कह रहा है कि हमारे बॉडी का वह स्ट्रक्चर जो डिटेक्ट करेगा कि हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर का क्या काम होता है? डिटेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है? डिटेक्टर का काम करता है। कैसे डिटेक्टर? मतलब क्या चेंजेस हुआ ये डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर, ओके। फिर आता है दूसरा कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर का क्या काम होता है? तो कह रहा है कंट्रोल सेंटर इज रिसीव द इनपुट फ्रॉम द रिसेप्टर एंड जनरेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, हार्मोन्स और अदर केमिकल सिग्नल्स।
कंट्रोल सेंटर क्या करता है, तो जो रिसेप्टर जिन चेंजेस को डिटेक्ट किया रहता है वही चीज़ पास होता है किसको, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर रिसीव करता है, ठीक है, रिसेप्टर से रिसीव करता है जो इनपुट उसको मिलता है, ठीक। और ये क्या करेगा, ये कोई ना कोई सिग्नल शो कराएगा, ठीक है, सिग्नल शो करेगा। जैसे कि हम इशारों में बात करते हैं तो एक इशारा टाइप से, तो ये इशारा कैसे करता है तो हार्मोन रिलीज करके कर सकता है, कोई केमिकल सिग्नल करके कर सकता है, ठीक है। और ये जो इशारे कर रहे हैं मतलब कि ये जो सिग्नल भेज रहा है वो किसके पास जाता है, तो इसके सिग्नल भेजने से क्या होता है, इफेक्टर हमारा काम करेगा और जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस हुए हैं उसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इफेक्टर का काम होता है, इफेक्टर दैट रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एंड रिस्पॉन्ड टू द कमांड ऑफ कंट्रोल सेंटर, ठीक है। इफेक्टर क्या करता है, रिसीव करता है आउटपुट जो कि कंट्रोल सेंटर इसको भेजा रहता है। मतलब इशारे में जैसे इसने बताया कि हार्मोन लेवल को इंक्रीज कर देगा, तो इफेक्टर क्या करेगा, फिर ये अपना वर्क स्टार्ट करेगा और उसे कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट क्या हो गए, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। रिसेप्टर का काम होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है उसे डिटेक्ट करेगा, फिर डिटेक्ट करने के बाद ये कंट्रोल सेंटर को बताता है, ठीक है, बाय द सिग्नल या फिर हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, ऐसे ये बताएगा। फिर जब ये कंट्रोल सेंटर पकड़ेगा तो फिर ये इफेक्टर के पास जाता है और इफेक्टर क्या करेगा, उन चेंजेस को मेंटेन करेगा, ठीक, यही इसका काम होता है। जैसे यहाँ पे देखें तो होम्योस्टेटिस, मान लीजिए किसी भी तरीके से हमारे बॉडी में कोई चेंजेस आया और होम्योस्टेटिस हमारा इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इम्बैलेंस हो गया तो ये क्या करेगा, मान लीजिए जैसे फीवर ही हमें आ गया, ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, अब इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, तो ये फटाक से रिसेप्टर इसे पकड़ लेगा कि हमारे बॉडी में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर इसे पकड़ लेगा, फिर रिसेप्टर इसे एनालाइज करके क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर के पास भेजेगा, ठीक है। कंट्रोल सेंटर इसको किसी न किसी तरीके से, किसी वे में, चाहे हार्मोन रिलीज कर दे, ठीक है, चाहे फिर नर्व इम्पल्स सिग्नल भेज दे या केमिकल सिग्नल के द्वारा ये इफेक्टर को पास कराएगा और इफेक्टर इसको फिर से मेंटेन करके इसको होम्योस्टेटिस स्टेट में ले आएगा। समझ में आ गया, यानी कि इन्हीं तीनों के बीच में होम्योस्टेटिस होता है। हमारा जो भी चेंजेस आएगा पहले रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा, देन वो उसको पास करेगा कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर उसे इफेक्टर के पास भेजेगा और वो उसे मेंटेन करके फिर से उसे होम्योस्टेटिस स्टेट में ले आएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम फीडबैक सिस्टम को देखें तो ये दो टाइप्स का होता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है और हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। तो हम 1 बाय 1 करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में बोल रहा है अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, तो ये रिस्पॉन्स करता है जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हुए हैं उसे और इंक्रीज करके। इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, ठीक है। इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आराम से इसे समझिएगा, ठीक है। देखिए ये हम इसी एग्जांपल के तौर पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल है हमारा यहाँ पे नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, हम इसी के बेसिस पे ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसे समझते हैं, ठीक है, कि कैसे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम वर्क करता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे देखिए कोई स्टिमुलस जनरेट होगा हमारे बॉडी में, ठीक है। तो स्टिमुलस आया मतलब चेंजेस होगा, स्टिमुलस आने से क्या पता चलता है कि कोई हमारे बॉडी में चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल विच फोर्सेस बेबीज बॉडी या फिर हेड टू सर्विक्स। जब यूट्रस वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस वॉल जहाँ पे बेबी अपना रहता है, ठीक है, तो यूट्रस वॉल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या करता है, एक फोर्स लगाता है जिससे कि क्या होता है, बेबी का बॉडी या फिर बेबी का हेड जो होता है वो सर्विक्स की ओर पुश होता है, ठीक है, आगे साइड आता है, ठीक है, आगे साइड आने का कोशिश करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सर्विक्स जो है स्ट्रेच करेगा, उसका माउथ क्या होगा, वो वाइड होता जाएगा, ठीक है, ताकि बेबी जो है ईजिली बाहर आ सके, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस का, ठीक है, जिसकी वजह से सर्विक्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का करेगा तो सर्विक्स क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा वो, ठीक, स्ट्रेचिंग होगा उसमें, ठीक है। फिर रिसेप्टर देखेगा कि हमारे बॉडी में तो कुछ चेंज हो रहा है, कहीं पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो सर्विक्स क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो इसको
तो रिसेप्टर हमारा इसको तुरंत पकड़ लेगा और देखेगा स्ट्रेस सेंसिटिव नर्व सेल्स रिसेप्टर सेंड इनपुट टू कंट्रोल सेंटर इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। अब जब रिसेप्टर देखेगा कि हमारे बॉडी में चेंज हो रहा है तो ये तुरंत ही क्या करेगा, इनपुट सेंड करेगा किसको, कंट्रोल सेंटर को। ये तुरंत जाके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा, डिटेक्ट कर लिया, अब क्या करेगा, तुरंत जाके डिटेक्ट करने के बाद इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा किसको, कंट्रोल सेंटर। ठीक है, कंट्रोल सेंटर को पहुँचाएगा। तो अब कंट्रोल सेंटर क्या वर्क करेगा, ब्रेन कलेक्ट इनपुट एंड सेंड आउटपुट बाय रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन विच इंक्रीज द स्ट्रेचिंग। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, ये जब इनपुट पा जाता है रिसेप्टर से, ठीक है, जब ये रिसेप्टर से इनपुट पाता है तो ये क्या करता है, एक अभी मैंने बताया कि ये क्या करेगा, इशारा टाइप से करता है। तो इशारे इन द सेंस ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन के इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया तो अभी इफेक्टर को अपना काम पता चल गया कि कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आया है, अब मुझे उसे ठीक करना है। ठीक है, तो ये इफेक्टर क्या करेगा, यूटेरिन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली सो इंक्रीज्ड स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। अब इफेक्टर क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होने की वजह से यूट्रिन वॉल था, ठीक है, वो और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, जितना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा जो यूट्रिन वॉल था, यूट्रस वॉल था, वो और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा सर्विक्स की स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, तो यूट्रिन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली, तो यूट्रिन मसल्स जो है वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सो इंक्रीज्ड स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, जिससे कि सर्विक्स का स्ट्रेचिंग जो होगा वो और बढ़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग यदि सर्विक्स का माउथ अगर इतना ही है तो अगर स्ट्रेचिंग होगा तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा तो माउथ और ज़्यादा उसका बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, बेबी जो है वो ईजिली बाहर आ सकता है। तो ये कैसा फीडबैक किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से ये कैसा चेंजेस किया, ये पॉजिटिव वे में चेंज किया कि बेबी जो है वो ईजिली बाहर आ जाए। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव फीडबैक था। ठीक है, इंक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स कॉजेज मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज, इट मीन्स ये ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर रहा था सर्विक्स का, इसलिए और भी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन जितना रिलीज फिर से स्ट्रेचिंग उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल क्या होगा कि आपका सर्विक्स जो है वो वाइड होता जाएगा और बेबी जो है ईजिली बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, पॉजिटिव फीडबैक था। एक बार फिर से इसको शॉर्टकट में समझते हैं और देखते हैं। बोल रहा है पॉजिटिव फीडबैक में क्या बोल रहा है कि जैसे हम नॉर्मल चाइल्ड बर्थ का एग्जांपल ले रहे थे। ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, जैसे बच्चे का कैसे नॉर्मली चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल विच फोर्सेस बेबी बॉडी हेड टू सर्विक्स, इसमें स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस कैसे होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल जहाँ पर मतलब बेबी रहता है, ठीक है, उसे यूट्रस वॉल कहते हैं। तो यूट्रस वॉल जितना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब सिकुड़ेगा उतना ही फोर्स लगेगा। ठीक है, और जब ये चीज़ छोटा होगा तो बेबी बाहर की तरफ पुश होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, जो हमारा सर्विक्स होता है वो स्ट्रेच करेगा। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस वॉल का हुआ तो आपका थोड़ा सा मान लीजिए सर्विक्स अभी स्ट्रेच किया। ठीक, तो ये रिसेप्टर यहाँ पे देखेगा कि हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पता लगाता है, डिटेक्ट करता है क्या हुआ। फिर जब ये डिटेक्ट कर लेगा तो ये तुरंत जाके किसको पता भेजेगा, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर देखेगा कि इनपुट मिला है हमें रिसेप्टर के थ्रू, तो ये तुरंत यहाँ पे सिग्नल देगा। कैसे सिग्नल देता है, तो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करके। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने से जो हमारा इफेक्टर है वो अपना काम करने लगेगा। तो ऑक्सीटोसिन जितना ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है, यूटेरिन वॉल जो होता है उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, और जितना ज़्यादा ये सिकुड़ता जाएगा तो बच्चा मतलब क्या, बाहर साइड ज़्यादा पुश होगा। ठीक है, तो सर्विक्स हमारा क्या होगा, धीरे धीरे और वाइड होता चला जाएगा। ठीक है, जिससे बेबी ईजिली बाहर निकल सके। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, क्योंकि इसमें हमें कोई हार्मफुल कॉज नहीं कर रहा है। ठीक है, यह बेबी को बॉर्न कराने में हेल्प कर रहा है, इसलिए ओवरऑल इसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। आप बहुत ही ईजिली वे में इसको समझ सकते हैं और इसे एज ए एग्जांपल आप जरूर दिखाइएगा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम। देखते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम। निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या हुआ, अ निगेटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स टू रिवर्स और डिक्रीज द चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट। ये क्या करेगा, तो हमारे बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं उसे रिवर्स करेगा। ठीक है, उसे रिवर्स करेगा यानी डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसी का अक्सर करके लिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एग्जाम्पल हमेशा। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर,
देखिए जैसे स्टिमुलस हुआ इंक्रीज इन हार्ट रेट, ठीक है। अगर हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो रिसेप्टर जो होता है तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर किसी भी तरीके से बढ़ गया है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया है। तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट एंड सेंड इनपुट टू कंट्रोल सेंटर इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जब रिसेप्टर इसे डिटेक्ट कर लेगा तो ये क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर को भेजेगा, ठीक है। कैसे भेजेगा, तो नर्व इम्पल्स सिग्नल के रूप में इसको भेजता है, ठीक है। बैरो रिसेप्टर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया बैरो रिसेप्टर का काम होता है कॉन्स्टेंटली मॉनिटर ब्लड लेवल एंड ब्लड प्रेशर। ये बैरो रिसेप्टर जो होते हैं ये हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये देखते हैं कि हमारे ब्लड लेवल और ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है, इसे मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। तो यही जब बैरो रिसेप्टर हमें देखेगा कि ब्लड प्रेशर जो है बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तुरंत जाएगा कंट्रोल सेंटर को मैसेज पहुंचाएगा, सिग्नल पहुंचाएगा, ठीक है। तो ब्रेन कलेक्ट इनपुट एंड सेंड आउटपुट। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन इस इनपुट को तुरंत इफेक्टर तक पहुंचाएगा, ठीक है। और इफेक्टर का क्या काम है, मेंटेन करना। तो कह रहा है ब्लड वेसल्स रिसीव आउटपुट एंड गेट डायलेट। और जैसे ही ये आउटपुट यहाँ से ये क्या करेगा, इनपुट जैसे यहाँ से मिला इसको, ये क्या करेगा, फटाक से अपना काम करेगा और जो वेसल्स हैं उन्हें डायलेट करने लगेगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, तो जैसे आपको बता दें, मान लीजिए ये हमारा वेन है, ठीक है, ये एक नॉर्मल वेन है। अगर इस नॉर्मल वेन में कहीं से भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए कि ये कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए सिकुड़ गया तो क्या हो गया, एरिया कम हो गया, ये एरिया कम हो गया। तो जब एरिया कम हो जाता है तो ब्लड जो है बहुत हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलने लगता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा, जब हम पेड़ों में या पौधों में पानी डालते हैं पाइप से, तो अगर पाइप का ऐसे माउथ हम हाफ कर देते हैं तो एरिया कम कर देते हैं तो वो कितना प्रेशर के साथ बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एरिया कम हो गया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो ऐसे ही जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा तो ये बहुत प्रेशर के साथ बाहर आने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इफेक्टर क्या कॉज करेगा, यही जो कॉन्ट्रैक्ट हुए रहते हैं इन्हीं को फिर से डायलेट करके नॉर्मल स्टेट में ले आएगा। समझ में आ गया। तो ये आपका फिर क्या करेगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज एंड बैक टू नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यहाँ पे ये बैक रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर को वो डिक्रीज कर देगा डायलेशन की वजह से और आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, ये देखते हैं। निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसे वो नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। जैसे कोई इंक्रीज हो गया है तो उसे वो डिक्रीज करेगा, ठीक, चेंजेस को डिक्रीज करके उसे नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे अगर हमारे बॉडी में हार्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, हार्ट रेट कैसे बढ़ता है, हम डर जाएं, ठीक है, या फिर बहुत तेज़ी से दौड़ें तो इससे क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ने से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया तो जो रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि हमारे बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को कौन डिटेक्ट करेगा, तो एक बैरो रिसेप्टर होता है जो कि हमेशा मेंटेन करता है हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर को या फिर ब्लड लेवल को मॉनिटर करता है, ठीक है। तो जब ये देखेगा बैरो रिसेप्टर कि हमारे बॉडी में तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो ये फटाक से जाएगा और क्या करेगा, कंट्रोल रिसेप्टर को मैसेज करेगा, ठीक है। और फिर वो जाकर कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा, ठीक। कंट्रोल सेंटर का क्या काम है, कंट्रोल सेंटर इस इनपुट को तुरंत इफेक्टर तक पहुंचाएगा, ठीक है। और इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर अपना वर्किंग करेगा और जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वेसल्स में जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया था उसे क्या करेगा, उसे उस वेसल्स को डायलेट कर देगा ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बैक टू नॉर्मल ब्लड प्रेशर और हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। यू कैन आल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। Next page, this is the last page. Okay, thank you students.